जैसा कि हमने पहले देख चुका था कि नेचुरल फीचर्स को हमने ऑलरेडी पढ़ चुका था, ठीक है। नेचुरल फीचर्स में हमने लैंड पढ़ा था, वाटर पढ़ा था, एयर पढ़ा था, और उससे रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ है जैसे कि ओशिनोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी, ये ऑलरेडी हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो मैन मेड फीचर और जिसको बोलते हैं ह्यूमन लैंडस्केप, ठीक है। अब जो मैन मेड फीचर और ह्यूमन लैंडस्केप बोले थे ना, ये होता है आपका आउटकम निकलता है जब मैन का, ठीक है, इंटरेक्शन होता है सरफेस ऑफ द अर्थ का, ठीक है। यानी जब यहाँ पे जो मैन है, यहाँ पे मैन से आप मेल मत लीजिएगा, ठीक है। ये एक जेंडर न्यूट्रल टर्म है, ठीक है। ये मैन से रिलेटेड हर चीज़ है, ठीक है, हर स्पीसीज़ है मैन से रिलेटेड। तो जब मैन का इंटरेक्शन होता है सरफेस से, ठीक है, तो सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है कि वाई इंटरेक्शन ही क्यों होता है। तो उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि नीड, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि जब पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो नीड भी ज़्यादा होगी, ठीक, और नीड कम होगी तो मतलब पॉपुलेशन कम है, ठीक। तो यहाँ से एक चीज़ तो ये समझ में आ गई। तो अब यहीं से आता है कि जब हम स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, इज़ नोन एज डेमोग्राफी, ठीक है। जब हम पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं तो उसे बोलते हैं डेमोग्राफी, ठीक है। एक वर्ड ये है, ठीक। अब ये आपको समझ में आ गया कि भैया पॉपुलेशन क्यों इंटरैक्ट करती है सरफेस से, क्योंकि नीड होती है, ठीक है। अब इसी नीड को आगे लेके चलते हैं कि उससे पहले समझने की ज़रूरत ये है कि भैया पॉपुलेशन जो कनेक्टेड है आपस में, कैसे कनेक्टेड है आपस में, है ना। यहाँ पर दूसरा सवाल ये आता है कि भैया पॉपुलेशन जो कनेक्टेड है आपस में, मान लो यहाँ पे एक पॉपुलेशन ये है, दूसरी पॉपुलेशन ये है, ठीक है। ये मान लो पॉपुलेशन नंबर 1 है, ये पॉपुलेशन नंबर 2 है, ये आपस में कैसे कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये आपस में कनेक्टेड है थ्रू देयर लैंग्वेज, है ना, कॉमन लैंग्वेज। उसके बाद हो सकता है मे बी रिलीजन, ठीक है। उसके साथ और कॉमन क्या हो सकता है, सम बिलीफ सिस्टम, ठीक है। बिलीफ सिस्टम भी हो सकता है कि कॉमन हो, तो इस वजह से, ठीक है। और जब हम स्टडी करते हैं इसी रिलीजन, ठीक है, इसी रिलीजन, कल्चर और बिलीफ सिस्टम को, इसी है बोला जाता है कल्चरल ज्योग्राफी, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको समझ में आ गया कल्चरल ज्योग्राफी क्या होता है, ठीक है। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी ये आपको समझ में आ गया कि भैया पॉपुलेशन कैसे कनेक्टेड है, थ्रू देयर लैंग्वेज के थ्रू, है ना, रिलीजन के थ्रू, सम बिलीफ सिस्टम के थ्रू, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप देख रहे हैं, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब पॉपुलेशन है, ठीक है, अब यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, ठीक है, ये पॉपुलेशन को भैया अब सस्टेन करने के लिए भैया तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पड़ेगा भैया रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कैसे करना है, ठीक है। मान लो एक पॉपुलेशन जो है वो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, ठीक है, उसमें कुछ लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ठीक है, उसी में से कुछ लोग जो है इंडस्ट्री सेटअप कर दिए हैं, ठीक है, उसी में से कुछ लोग जो है सर्विस सेक्टर में इंक्लूड हो गए हैं। तो इसे बोला जाता है प्राइमरी सेक्टर, इसे बोला है सेकेंडरी सेक्टर, इसे बोला जाता है टर्शरी सेक्टर, और इसी को एक्टिविटीज़ बोले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन इज ऑर्डर टू सस्टेन, ठीक है, has to utilize resources through primary activities, secondary activities and tertiary activities, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम इसी रिसोर्सेज और इसी एक्टिविटीज़ के बारे में जब पढ़ते हैं तो इसे ही बोला जाता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ठीक है। अब यहाँ से एक वर्ड इकोनॉमिक ज्योग्राफी आपको भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ये जो पॉपुलेशन है, ठीक, तो पॉपुलेशन एक दूसरे कैसे कनेक्टेड है, थ्रू देयर लैंग्वेज, रिलीजन के थ्रू, ठीक है। और वो अपने आप को सस्टेन कैसे कर पा रही है भाई, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में, टर्सरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि भैया ये पॉपुलेशन तो ये कहीं ना कहीं सेटल तो हुई होगी ना, सेटल तो कहीं ना कहीं हुई होगी, सेटलमेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि पॉपुलेशन इस सेटलमेंट इज अवेलेबल, इट इज़ बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, है ना। जहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे वहीं पे तो ही जो है अपने पॉपुलेशन सेटल हो पाएगी, है ना। और मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है लिव्ड वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड फर्टाइल सॉइल, ठीक है,
और ऑप्टिमम कंडीशन ऑफ द क्लाइमेट, है ना, तभी तो वहाँ पे जो है पॉपुलेशन सेटल हो पाएगी, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है कि जब हम जो है स्टडी ऑफ प्लेसेस ऑफ ड्वेलिंग पढ़ा जाता है उसे, अरे यार कहाँ गया, एक सेकेंड। तो जब हम स्टडी ऑफ प्लेसेस ऑफ ड्वेलिंग पढ़ते हैं तो उसको उसे ही बोला जाता है सेटलमेंट ज्योग्राफी। सेटलमेंट ज्योग्राफी मतलब क्या होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे ले लो विलेज, ठीक है, विलेज टू टाउन टू सिटी, ठीक है, टू मेट्रोपॉलिटन सिटी, ठीक है। तो ये जो डेवलपमेंट है ना, तो इसे ही, और जो ड्वेलिंग एरिया है, ठीक है, तो कोई विलेज में रहता है, कोई टाउन में रहता है, कोई सिटी में रहता है, इसे ही बोलते हैं सेटलमेंट ज्योग्राफी, ठीक है। यहाँ से एक वर्ड आपका और क्लियर हो गया होगा कि सेटलमेंट ज्योग्राफी किसे कहते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमने पढ़ा था पॉपुलेशन, ठीक है, जो हमने पढ़ा था कल्चर, जो हमने पढ़ा था रिसोर्सेज एंड सेटलमेंट, ठीक है, ये तो ये जो सेटलमेंट है, ठीक है, जो हमने पढ़ा था ना, ये पॉपुलेशन कल्चर रिसोर्सेज, अगर इन सब को अगर हम कंबाइन कर दें, ठीक है, यानी पॉपुलेशन को, ठीक है, कल्चर को, उसके बाद जो है आपका रिसोर्सेज को, ठीक है, उसी के साथ आपको जो है सेटलमेंट को, ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम रीजन। तो यहाँ से क्या डेवलप होता है, रीजन, ठीक है। इसे ही भैया ये जो एक यूनिक एरिया अपीयर हो रहा है, इसी एरिया को बोल सकते हैं हम रीजन, ठीक है। तो जब हम इस रीजन की स्टडी करते हैं तो इसे बोलते हैं रीजनल ज्योग्राफी, ठीक है, इसे ही बोला जाता है रीजनल ज्योग्राफी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है अब आगे बढ़ते हैं कि व्हेन देयर आर टू रीजन, ठीक है, रीजन नंबर R1 मान लो इसको और R2 मान लो, ठीक है, ये रीजन, ठीक है। व्हेन देयर आर टू रीजन दे हैव अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस ऑन देयर बाउंड्री, ठीक है, एंड compete विथ ईच अदर, मान लो इनकी ये बाउंड्री है, ठीक है, और यहाँ से ये दोनों आपस में compete कर रहे हैं, ठीक है, और कोई रेजिस्टेंट आ रही है, ठीक है, इसे ही बोला जाता है आपका पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ठीक है, इसे ही बोला जाता है आपका पॉलिटिकल ज्योग्राफी, या फेमसली इसको बोला जाता है जियो पॉलिटिक्स, ठीक है। तो यहाँ से अब आपको एक वर्ड ये भी क्लियर होगा, जियो पॉलिटिक्स मतलब क्या होता है, ठीक है। व्हेन देयर आर टू रीजन, है ना, व्हेन देयर आर टू रीजन दे हैव अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस ऑन देयर बाउंड्री और compete विथ ईच अदर, है ना, तो उसको बोला जाता है जियो पॉलिटिक्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो अब यहाँ पे जो है नई डेफिनेशन निकल के आती है इन्वायरमेंट की, कि जहाँ पे लोग स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द मैन एंड इन्वायरमेंट इज नोन एज ज्योग्राफी, ठीक है। अब यहाँ से एक नई डेफिनेशन निकल के आ गई, ठीक है, अभी ये रिफाइन होगी और इसकी डेफिनेशन, ठीक है। अभी हम जो है थोड़ा इसको पॉज करते हैं ना, इसको बड़ी मेहनत लगी है बनाने में तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आपने ये डायग्राम तो देखा ही होगा, जो एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ाई होगा 6, 7, 8 क्लास की, तो उसमें ये डायग्राम आप जानते होंगे, इसको बोलते हैं लिथोस्फेयर, इसको एटमॉस्फेयर, इसको बोलते हैं हाइड्रोस्फेयर, ठीक है। और जहाँ पे ये इन तीनों का इंटरेक्शन होता है उसको बोलते हैं बायोस्फेयर, ठीक है। अब बायोस्फेयर में क्या होता है आपका, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है बायोटिक, एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर होते हैं ना, ठीक है, इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है बायोस्फेयर है, ठीक है। लिथोस्फेयर में आप समझ रहे हैं, जिस इसको मैंने पहले ही कवर किया है, ठीक है, इसको बोलते हैं लैंड, ठीक है। एटमॉस्फेयर को बोलते हैं ना, इसको मैंने ऑलरेडी कवर किया, जिसको बोला था मैंने इसके पीछे पिछले वाली वीडियो में बताया था क्लाइमेटोलॉजी इसको कैसे बोला जाता है, इसी को बोला जाता है वाटर या ओशियन, ठीक है, इसी को बोला जाता है हाइड्रोस्फेयर, ठीक है। अब यहाँ पे बायोस्फेयर आएगा, जब हम इसी बायोस, यहाँ पे स्पेलिंग गलत गड़बड़ा गई, बायोस्फेयर, ठीक है, बायोस्फेयर की जब स्टडी करते हैं तो उसे बोला जाता है बायोज्योग्राफी, ठीक है, ये बायोस्फेयर है, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ा गई है, बायोस्फेयर है, ठीक है। तो जब हम इसी बायोस्फेयर की स्टडी करते हैं इसे बोलते हैं बायोज्योग्राफी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब बायोज्योग्राफी को देखा जाए तो बायोज्योग्राफी में दो कंपोनेंट आते हैं, जबकि मैंने बताया था कि जो बायोस्फीयर होता है ना वो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। ए बायोटिक को बोला जाता है फिजिकल इन्वायरमेंट, है ना, कंसिस्टिंग ऑफ द 3 नेचुरल फीचर जो मैंने आपको बताया था कि लैंड, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर, ठीक है।
इन तीनों को कंसिस्ट कर दिया जाता है, इसे बोला जाता है फिजिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, तो अब ये फिजिकल इन्वायरमेंट का पार्ट हो गया। ठीक है, उसके साथ साथ इसको बोला जाता है, अरे यार कहाँ बंद हो गया, ठीक है, इसको बोला जाता है एबायोटिक। अब बायोटिक क्या होता है, जैसे कि फ्लोरा एंड फौना है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है बायोटिक। ठीक है, अब इन्हीं दोनों कंसिस्ट कर देंगे तो बायोस्फीयर बन जाता है। अब बायोस्फीयर की जब स्टडी करते हैं तो उसे बायो ज्योग्राफी कहा जाता है। ठीक है, अब यहीं से एक चीज़ निकलता है कि जब स्टडी ऑफ बी मतलब क्या है, बायोटिक, ए मतलब क्या है, ए बायोटिक। ठीक है, तो स्टडी ऑफ बी इन रिलेशन विथ ए। ठीक है, जब हम बी की स्टडी करते हैं इन रिलेशन विथ ए यानी ए बायोटिक, ठीक है, बी से बायोटिक, विथ फोकस ऑन बी। ठीक है, यानी बायोटिक पर फोकस हमारा रहता है, लेकिन इन्वायरमेंटल फैक्टर को भी हम इंक्लूड करते चले जाते हैं, यानी ए बायोटिक फैक्टर को भी इंक्लूड करते हैं, तो उसे बोला जाता है इकोलॉजी। ठीक है, और इसी तरीके जब हम स्टडी करते हैं ए यानी ए बायोटिक की, है ना, विथ रिलेशन टू द बी यानी बी के रिलेशन में। ठीक है, यानी अब हमारा जो फोकस रहता है वो रहता है ए पर, यानी इन्वायरमेंटल फैक्टर पे ज़्यादा फोकस रहता है, तो इसे ही बोला जाता है इन्वायरमेंटल स्टडी। ठीक है, तो यहाँ से आपने दो वर्ड और जान लिए कि इकोलॉजी और इन्वायरमेंटल स्टडी किसको कहते हैं। ठीक है, जब हम ए बायोटिक के बारे में पढ़ते हैं विथ रिलेशन टू द बी, लेकिन हमारा फोकस किस पे रहता है, बी पे रहता है, तो इसे बोलते हैं इकोलॉजी। इसी वजह से मैंने बी को जो है बड़ा बनाया है, ए को छोटा बनाया है, क्योंकि बी पर ज़्यादा फोकस हो। ठीक है, तो उसे बोल रहे हैं इकोलॉजी। और जब इन्वायरमेंटल स्टडी करनी होती है तो उसमें हम ए बायोटिक फैक्टर पर ज़्यादा फोकस करते हैं रदर देन बी, इसलिए इसे बोला जाता है इन्वायरमेंटल स्टडी। ठीक है नो, तो एक बार और देखते हैं, इसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर, इसको बोल सकते हैं लिथोस्फेयर, इसको बोल सकते हैं हेट्रोस्फेयर। ठीक है, अब ये आप समझ गए कि इसको बोला जाता है बायोस्फेयर। ठीक है, जैसे कि पिछली स्लाइड में हमने बताया था ना कि बायोस्फेयर किसको बोलते हैं ना, स्टडी ऑफ बायोस्फेयर, बायोजोग्राफी उसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बायोस्फेयर। ठीक है, ये एरिया। अब इसी में मैंने अभी आपको बताया कि भैया जो इन्वायरमेंट है ना, ये इन्वायरमेंट इसको बोला जाता है इन्वायरमेंट, ये एरिया को बोला जाता है इन्वायरमेंट। ठीक है, इतने एरिया को बोला जाता है इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इट इज़ अ इन्वायरमेंट क्रिएटेड बाय मैन बाय मॉडिफिकेशन ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट। ठीक है, ह्यूमन ने ही इसको जो है मॉडिफाई करके रहने योग्य बना दिया है, इसे ही बोला जाता है एंथ्रोस्फेयर। ठीक है, इसको बोला जाता है एंथ्रोस्फेयर। ठीक है, एंथ्रोस्फेयर, यहाँ से एक और नया वर्ड आप सीख गए कि एंथ्रोस्फेयर मतलब क्या होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, तो अब एंथ्रोस्फेयर कहते किसे हैं कि भैया एन इन्वायरमेंट क्रिएटेड बाय मैन। ठीक है, एक ऐसा इन्वायरमेंट जो कि मैन के द्वारा क्रिएट किया गया है, उसे ही बोला जाता है एंथ्रोस्फेयर। ठीक है, तो एन इन्वायरमेंट क्रिएटेड बाय मैन इज नोन एज इन एंथ्रोस्फेयर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आपने जब वो आप जियोलॉजिकल हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको एक वर्ड मिलेगा, यहीं पे मैं बता देता हूँ, एंथ्रोपोसीन। ठीक है, एंथ्रोपोसीन एक वर्ड मिलेगा आपको, तो इसको एक पीरियड बोला जाता है एंथ्रोपोसीन। इस पीरियड में क्या होता है कि हमारे जो नेचुरल इन्वायरमेंट था ना उसको मॉडिफाई कर रहा था मैन, तो इसे ही बोला जाता है एंथ्रोपोसीन पीरियड। ठीक है, तो ये क्या होता है कि एंथ्रोपोसीन इज द पीरियड ऑफ अ मैन corresponding with the modification of natural environment। ठीक है, तो इसे बोलते हैं एंथ्रोपोसीन पीरियड। ठीक है, यहाँ से एक वर्ड ये और है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि जो ये रिलेशन और मैन और इन्वायरमेंट का जो रिलेशन है, ठीक है, ये जो मैन है एंड इन्वायरमेंट है, ठीक है, इसका जो रिलेशन है क्या ये ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज बैलेंस है? ऑफ कोर्स नहीं। ठीक है, नो, तो बैलेंस की स्पेलिंग जानना हूँ मैं, यहाँ पे ए होता है, आई नो, बस मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है,
तो बैलेंस तो नहीं होता है, ठीक है। अब बैलेंस ना होने की वजह से क्या होता है कि भैया, यही वजह है कि भैया अगर मैन देखो, मैं एक बार फिर और को आपको बता रहा हूँ कि मैन इज अ जेंडर न्यूट्रल टर्म। ये मैन मेल से रिलेटेड नहीं है। मैन में आपका ह्यूमन भी आते हैं, अदर स्पीसीज भी आती हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट में आपके ऐसे फैक्टर जैसे कि लैंड हो गया, ठीक है, एटमॉस्फेयर हो गया, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर हो गया, इन्वायरमेंट के फैक्टर है, ठीक है। और यहाँ पे मैन का मतलब ये होता है, ठीक। तो यहाँ पे ये है, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है ना कि भैया इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है मैन और इन्वायरमेंट के बीच में। इसी वजह से वी आर फेसिंग व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम, व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस, वॉर, ठीक है। इसी वजह से हम वॉर फेस करते हैं। इसी वजह से क्या है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसी वजह से हम प्रॉब्लम ये फील करते हैं। इसी वजह से क्या और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन, ठीक है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये इसी वजह से तो सारी ये प्रॉब्लम आ रही है ना कि भैया मैन और इन्वायरमेंट का जो इंटरेक्शन हो रहा है वो इम्बैलेंस हो गया है। इसी वजह से आज हम ये सारे प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो एक चीज़ और डायग्राम छोटा सा बना के समझते हैं। हु इज़ अ डोमिनेंट अथॉरिटी इन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो पहले ये समझते हैं कि ये क्या हो गया आपका लैंड, लिथोस्फेयर है, इसको बोल सकते हैं मैं एटमॉस्फेयर, ठीक है। इसको बोल सकते हैं, ये हो गया एटमॉस्फेयर, ये हो गया आपका बायोस्फेयर, ठीक है। बायोस्फेयर, इन सब के ऊपर डोमिनेंट कौन करता है, यानी एटमॉस्फेयर के ऊपर, बायोस्फेयर के ऊपर, हाइड्रोस्फेयर के ऊपर कौन डोमिनेट करता है, वो है आपका एंथ्रोस्फेयर, ठीक है, जिसको बोला जाता है मैन। तो हु इज डोमिनेटिंग ऑल काइंड ऑफ स्फेयर, मैन, ठीक है। और दे आर क्या है, दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, कौन, यानी लिथोस्फेयर हाइड्रोस्फेयर से कनेक्ट है, हाइड्रोस्फेयर जो है ये आपका एटमॉस्फेयर से कनेक्ट है, लिथोस्फेयर एटमॉस्फेयर से कनेक्ट है, ठीक है, एटमॉस्फेयर बायोस्फेयर से कनेक्ट है, ठीक है। तो ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड, ठीक है। लेकिन इन सब के ऊपर कौन है, वो है आपका एंथ्रोस्फेयर, ठीक है, जिसको बोला जाता है मैन। मैन इज द डोमिनेंट अथॉरिटी, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं ना। तो लेटेस्ट इसकी डिफिनेशन क्या निकल के आ रही है ज्योग्राफी की, कि ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द अर्थ सरफेस एज अ होम ऑफ मैन, ठीक है। वाई मैन ट्रीटिंग एज अ होम ऑफ, वाई मैन ट्रीटिंग अर्थ सरफेस एज अ होम, है ना। तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि जब मैन जो है अर्थ सरफेस को एज अ होम ऑफ, एज अ होम ट्रीट करेगा, उसके वजह से क्या हो जाएगा, व्हाट ही बिकम रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल, जब आप रिस्पॉन्सिबल बन जाते हो तब आप क्या होता है कि आप कूड़ा करकट रोड पे नहीं फेंकते हो, ठीक है। क्या आप करते हो, आप डस्टबिन में फेंकते हो, ठीक है। तो इसके वजह से रिस्पॉन्सिबल बनने से क्या होगा, दिस विल लीड टू क्या, SD। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ SD, SD मीनिंग होता है सस्टेनेबल, ठीक है, डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है कि हम भी जिए और हमारे आने वाली जनरेशन भी जिए, ठीक है। अब इसको मैं कभी डिटेल में जो है इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, लेकिन इसका बस सिंपल मीनिंग ये होता है और सिंप्लीफाइड वर्जन इसका यही है कि हम तो जिए ही जिए और हमारी आने वाली जनरेशन को भी जीने दें। हम अपने इन्वायरमेंट को इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन ना कर दें कि हमारी आने वाली जनरेशन को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़े, ठीक है। तो उसे ही बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो अब यहाँ से आप नई डिफिनेशन का आप समझ सकते हैं कि ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द अर्थ, अर्थ सरफेस एज अ होम ऑफ मैन, ठीक है। थैंक यू गाइस। और आपको अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करें, को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन तो मैंने कभी आज तक दबाया नहीं, तो आपको भी दबाने के लिए नहीं बोलूँगा। थैंक यू गाइस, जय हिंद।